नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये ईटी नाउ का एनिवर्सरी का समय है, पहली एनिवर्सरी, और लगातार हम मार्केट के दिग्गज, इंडस्ट्री के सॉल्वर्ट्स अपने चैनल पे ला रहे हैं अपने एनिवर्सरी, पहली एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। और आज ऐसे एक बहुत ही स्पेशल कंट्रीब्यूटर हमारे नेटवर्क पे हमारे साथ अल्केमी के हिरेन वेद जुड़ रहे हैं। हमेशा सपोर्ट किया है उन्होंने ईटी नाउ ब्रांड को, ईटी नाउ स्वदेश को लास्ट 1 ईयर में। हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, आज भी हमसे बात करने के लिए मैं कहूँगा। शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपके एक फेवरेट स्पोर्ट की, और उससे मैं इन्वेस्टिंग की बात करना चाहूँगा, क्योंकि पहली एनिवर्सरी है स्वदेश की। हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट के बारे में आज नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लॉन्ग टर्म में अपने पूरे फल देता है, हर तरह के पेशेंस और डिसिप्लिन के। और आपका फेवरेट स्पोर्ट है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मैराथन जो आप करते हैं, और अब जर्मनी में भी मैराथन के लिए जा रहे हैं जी। क्या आपको कॉमन बातें दिखती हैं इन्वेस्टिंग में और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में? डेफिनेटली दिखती हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस या मैराथन रनिंग होता है वो ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर्स है, एंड इट्स नॉट वेरी इजी। उसके लिए बहुत प्रेपरेशन करनी पड़ती है, एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की ज़रूरत होती है, काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक पेशेंस की ज़रूरत होती है, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेने की ज़रूरत होती है, और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है कि आप शॉर्ट टर्म नॉइज या मूवमेंट से बहुत डिप्रेस ना हो जाएं या बहुत एक्साइट ना हो जाएं। जैसे जब हम प्रिपेयर करते हैं मैराथन के लिए, तो हम तकरीबन 6-7 दिन हफ्ते के ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन रन करते हैं, एक दिन रेस्ट लेते हैं, और कई रन हमारे अच्छे होते हैं, कई रन बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारा गोल अचीव होगा कि नहीं होगा, और लेकिन फिर भी लगा रहना पड़ता है कंसिस्टेंटली आपको ट्रेनिंग में, और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, आपके स्लीपिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स। तो इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी सिमिलर। इन्वेस्टिंग ऑल्सो रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिसिप्लिन। आप कैसी कंपनियां चूज करते हैं, आप क्या बहक जाते हैं न्यूज फ्लो से या शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से, तो ये सब जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उनसे कैसे दूर रखना, और कैसे अपनी ट्रेनिंग और अपनी डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करना, तभी जाके आप 42 किलोमीटर्स की रेस कंप्लीट कर सकते हैं इंजरी फ्री, राइट। तो जो गेम में या जो स्पोर्ट में इंजरी होती है, वैसे ही अगर आपको लॉस फ्री या अपनी कैपिटल को अगर डेप्रिशिएट नहीं करना है, विच आई वुड कॉल इंजरी फ्री इन्वेस्टिंग, राइट, तो यू हैव टू हैव द राइट फंडामेंटल्स। आपको सही कंपनी चूज करनी है, फिर उसको आपको पेशेंस रखना है। यू हैव टू लेट द बॉडी डेवलप द स्ट्रेंथ, and similarly investing में you have to have the mental strength to stay with the story for a long period of time. बिल्कुल, तब जाके कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ सीखा है while running. It has given me a lot of ideas and thoughts about investing and how you have to be consistent, how you have to be disciplined, and only then will the results follow. इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार। हिरेन, बात अब ये भी निकल के आ रही है, क्योंकि आपके पास 25 साल का तजुर्बा है इन्वेस्टिंग का, और आपने इंडियन मार्केट में टेरेन में हर तरह के उतार चढ़ाव में इन्वेस्ट किया है।
बात ये निकल के आ रही है कि इस समय जब हम खड़े हैं 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की साइज हो गई है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, क्लीन बैलेंस शीट्स कॉरपोरेट्स की, और एक बढ़िया डोमेस्टिक डिमांड प्लस ओवरसीज अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसा लग रहा है कि स्टार्स अलाइन कर रहे हैं, दिशाएं ऐसी बन रही हैं कि यहाँ से 8 से 10 साल का एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टिंग का फेज बन सकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं और आप कौन से इंडिकेटर्स देख के एक्साइटेड हैं? क्योंकि इकोनॉमी का अगर ऐसा रनवे, बढ़िया रनवे बनेगा तो मार्केट का भी रनवे उसके साथ फॉलो करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा अजय कि जो माहौल बन रहा है, जो हम बोलते हैं कि देयर आर वेरी फ्यू टाइम्स व्हेन एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। जब ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक बैठ रहा है, वैसा ही एक समा या माहौल बन रहा है कि हमें लग रहा है कि नेक्स्ट 5-10 इयर्स इंडियन इकोनॉमी की काफी अच्छी ग्रोथ होगी, और ये ग्रोथ मेरे हिसाब से ब्रॉड बेस्ड होगी। ये ऐसा नहीं है कि ग्रोथ सिर्फ लार्ज टॉप 50 कंपनीज में होगी। हालांकि ये हमने कई बार सुना है अभी कि जनरली स्पीकिंग कंसोलिडेशन हो रहा है, द बिग इज गेटिंग बिगर। जो बड़ी कंपनियां हैं वो और बड़ी हो रही हैं, वो मार्केट शेयर ले रही हैं छोटी कंपनियों से। ये सही है, परंतु मुझे ये भी लग रहा है कि अगर इंडिया को 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन होना है, तो ये सिर्फ केवल बड़ी कंपनियों के ग्रोथ से नहीं होगा। काफी सारी स्मॉल और मिड साइज कंपनीज भी ग्रो होंगी, और जो ब्रेथ है इकोनॉमी की वो मेरे हिसाब से काफी बढ़ेगी। और इसलिए हमने अभी हाल ही में एक स्मॉल एंड मिड कैप AIF लॉन्च किया है जिसका नाम है इमर्जिंग लीडर्स ऑफ टुमारो। तो हमने जो पिछले कई वर्षों के जो लीडर्स हैं वो तो हमने देखे हैं, उनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ, उनका कंसिस्टेंट रिटर्न देखा है मार्केट में। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है, काफी सारे नए सेक्टर्स उभर के आएंगे, काफी सारे यंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स, फ्रेश ब्लड आएगा, और ये एक डायनामिज्म लाएगा अपनी इकोनॉमी में। और इसलिए हमें एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जो हैं उनके साथ साथ गिनी चुनी स्मॉल मिड कैप कंपनीज में भी निवेश करने की आवश्यकता होगी, अगर हमें उसका फुल एडवांटेज लेना है नेक्स्ट 5-10 साल की बुल मार्केट का। तो ये मेरा मानना है कि समय सही है, सब कुछ ठीक बैठ रहा है। इंडिया की सिचुएशन कई सारी इमर्जिंग मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमीज को अगर आप कंपेयर करें तो काफी फेवरेबल और स्टेबल है। आपने सही कहा, अपनी बैलेंस शीट्स काफी डीलिवरेज हो गई हैं। और एक जो डेटा आपने मुझे कहा कि क्या आपको कॉन्फिडेंस देता है, ये सब हम मैक्रो डेटा तो देखते रहते हैं, लेकिन अगर आप टॉप 500 कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड देखें तो दैट इज सरप्राइजिंगली गुड एंड रोबस्ट। अनलाइक 18, 19 और 2020, जब सिर्फ 25-30 कंपनियां ग्रो हो रही थी और जो मार्केट में रिटर्न दे रही थी, ये सिनेरियो पोस्ट कोविड स्पेशली सेकेंड हाफ ऑफ 2021 से कंप्लीटली चेंज हो गया। और हमने देखा कि जो ब्रेथ ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ है वो ना सिर्फ ही बड़ी कंपनियों में, लेकिन काफी सारी छोटी कंपनियों में भी काफी उसका सुधार आया है। और ये जो बोलते हैं लोहा जो है जब तप के आता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, वैसे ही जो कंपनी सरवाइव कर गई 2018, 19, 20, डीमॉन, GST, IL&FS, कोविड, ये हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस, आप
हायर एनर्जी प्राइसेस, अगर आप ये इस आग से तप के निकले हैं और सरवाइव हुए हैं, तो आगे जाके एक बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड प्रॉफिटेबल जर्नी जो है आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी यहां से। बहुत बढ़िया बात आपने बोली, और शायद इसीलिए समय सही है कि एक नए एआईएफ का लॉन्च किया जाए, इमर्जिंग लीडर्स जो आप कर रहे हैं। एक मेरा फॉलोअप सवाल इस नए फंड के आपके बारे में और है, उसके बाद हम मार्केट की बात करेंगे कि इस फंड में या इस अपने पोर्टफोलियो में आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, आप चुनाव कैसे करेंगे, आपका प्रोसेस क्या होगा उन लीडर्स को चुनने का जो कल के बहुत बड़े कंपनीज बन सकते हैं, अभी इमर्जिंग है? देखिए, इसमें ऐसा है कि पहले तो जो हमें लग रहा है कि जो बड़ी ट्रेंड्स हैं, जो हमें लग रही हैं कि नेक्स्ट 5, 7, 10 साल ये ट्रेंड रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक ट्रेंड है, जैसे ग्रीन एनर्जी का एक ट्रेंड है, जैसे डिफेंस इंडिजनाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेंड है, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स का ट्रेंड है, वैसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल सब सेगमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज जो हैं, वो सारे ट्रेंड्स हम देखेंगे और फिर एक एक ट्रेंड से हम उसमें से स्पेसिफिक कंपनीज जिससे हम ये ट्रेंड प्रॉफिटेबली खेल सकते हैं, वो हम हमारी रिसर्च से उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और जो स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टिंग में एक जो चैलेंज है वो ये है कि आप सिर्फ हिस्टोरिकल नंबर्स देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि ये कंपनीज छोटी हैं, शायद नॉट ऑलवेज, बट शायद इनकी हिस्ट्री लिमिटेड है। तो आप ये नहीं देख सकते कि मैं लास्ट 5 साल 10 साल के नंबर देख के फिर मैं चूज करता हूं। जैसे आप एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आपके पास एक हिस्ट्री होती है कंपनी की। यहां पे आपको हिस्ट्री तो देखनी ही पड़ेगी, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड तो देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और महत्व की चीज है मैनेजमेंट क्वालिटी और बैंडविड्थ और उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो आपके पास मैनेजमेंट मेक्स अ बिग डिफरेंस, क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में हमने देखा है कि एक कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, बहुत अच्छी ग्रो हुई, और उसी सेक्टर में काफी सारी कंपनीज जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाई, और एज दे से दे वर नॉट एबल टू क्रॉस द चैसम, राइट। एंड व्हेन वी सॉ कि इसमें डिफरेंस क्या था, अगर सेक्टर एक ही, अपॉर्चुनिटी एक है, और क्यों एक कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और एक इतना नहीं कर रही है, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर हमने ये देखा वो था मैनेजमेंट क्वालिटी और मैनेजमेंट की बैंडविड्थ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक वाइल हम अपॉर्चुनिटी की साइज देखेंगे, अपॉर्चुनिटी कितनी ग्रो हो रही है वो देखेंगे, हम ऑब्वियसली जो ट्रेडिशनल फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं, मार्जिन्स हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल है, लेवरेज है, वर्किंग कैपिटल है, कैश फ्लो है, हम वो सब देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट की डेप्थ क्या है, उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो प्रोफेशनल्स बिजनेस में लाए हैं, उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, उनका कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी और थिंकिंग क्या है। और ये जो है ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स और एक एक्सपीरियंस जो हमने देखा है, जो राइट एट्रीब्यूट्स देखने चाहिए कंपनीज में, ये हमें हमारी फ्रेमवर्क में हमने ये डाला है कि हम क्या सवाल पूछ के और क्या देखकर इस चीज को जांच कर पाएंगे बियॉन्ड द फाइनेंशियल नंबर्स। जी हाँ हिरेन, और अब तो बहुत बड़ी बात ये कि आप वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीएमएस हैं देश के, अब इतना तजुर्बा है गलतियों से, सक्सेसफुल बेट से,
कि अब आपके पास एक बहुत ही शार्प नाइफ है इस बार इस मामले को अचीव करने के लिए, स्टॉक सिलेक्शन स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, हाल ही में मैं पढ़ रहा था टाटा ग्रुप जो कि देश का वन ऑफ द सबसे बिगेस्ट ग्रुप्स है, वो $100 बिलियन का अगले कुछ सालों में निवेश अपने देश में कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप बिरला जी की कमेंट्री पढ़ें रिसेंटली, वो कह रहे हैं 10 साल का कैपेक्स बूम या कैपेक्स मेला इंडिया में शुरू हो रहा है। और हम जानते ही हैं, और बड़े ग्रुप की भी बात करें, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट काफ़ी दूर तक हो सकता है। आपने बहुत साइकिल्स देखे हैं, ये जो कैपेक्स और मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कुछ सरकार के कदमों की वजह से भी, पॉलिसीज़ की वजह से भी, और कुछ नई स्ट्रैटेजी जो हमारे बिजनेस ग्रुप्स की है उसकी वजह से, ये कितना स्ट्रक्चरल आपको नज़र आता है, कितना ताकतवर नज़र आता है ये थीम? देखिए, ये जो थीम है वो बहुत ही स्ट्रक्चरल है और मेरे हिसाब से काफी रियल भी है। हम इसकी बात कई सालों से करते आ रहे हैं, परंतु अब जब आपने ये उदाहरण बताए जो अपने बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, वो अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसके दो रीजन हैं। एक तो ये है कि इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पूरी एनर्जी वैल्यू चेन जो पहले कोल बेस्ड थी या ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल बेस्ड थी, वो धीरे धीरे अब न्यू एनर्जी की तरफ जा रही है और हर एक कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आज मेरे दफ्तर में एक छोटी सी गुजरात बेस्ड सीमेंट कंपनी के एंटरप्रेन्योर आए थे मिलने, और छोटी कंपनी है, 2 मिलियन टन की कैपेसिटी है। और मैंने उनसे पूछा कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उन्होंने बोला एक तो मैं कैपेसिटी इंक्रीज करूंगा, वो तो मैं निवेश करूंगा ही, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं जो थर्मल कोल यूज करता था पावर के लिए जो सीमेंट प्रोडक्शन में अवेलेबल, अब मैं 40 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड विंड डाल रहा। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्री भी हैं तो आपको काफी नया केपेक्स करना पड़ेगा, या आपके फ्यूल पे कल उठ के आप ऑटोमेशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। आजकल हर एक इंडस्ट्री में आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बेच रहे हो या कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहे हो। आज अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बेच रहे हो तो अदर देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और डीलरशिप, ये तो है ही, लेकिन आज के दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी हो, B2B प्लेटफॉर्म्स पे हो, राइट। आपको निवेश हर एक आपके बिजनेस के वैल्यू चेन में करना पड़ेगा। तो अब ये जो बड़े ट्रेंड्स आ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जो पूरा पेट्रोल डीजल से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड्स की तरफ जाएंगे, हम एनर्जी में कोल और ट्रेडिशनल फ्यूल से रिन्यूएबल फ्यूल की तरफ जाएंगे, हमें सेमीकंडक्टर की जरूरत है, हमें ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें फार्मा और एग्रोकेमिकल्स में इंटरमीडिएट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर हम ये अभी भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी है, बहुत रियल है, और अब काफी सारे कॉरपोरेट्स बड़े और छोटे इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के बड़े आउटलेज शुरू कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है। पिछले 10 वर्ष 2011-12 से लेके 2020-21 तक मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग एक स्लंबर में चले गया था हिंदुस्तान। अब अगले 10, 15, 20 साल एक सॉर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेनेसा होने वाला है इस कंट्री, और हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग में एक अपॉर्चुनिटी होगी। और इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो केपेक्स साइकिल या प्राइवेट केपेक्स की जो बात हो रही है वो रियल है, और गवर्नमेंट की काफी सारी पॉलिसीज भी प्रोत्साहन दे रही हैं। हमने PLI स्कीम्स देखी,
अब हम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कंपेटिटिव करने के लिए लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ले आए हैं। तो ऐसा बहुत ही वातावरण में चेंज है। और मुझे लग रहा है कि ये अच्छी खिचड़ी पक रही है। अच्छी खिचड़ी पक रही है, बहुत अच्छी तरीके से आपने कहा। हिरेन, आप जिस हिसाब से हमारा जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट का पूल है वो कुछ साल पहले बॉटम आउट हुआ, अब वापस 4% के आसपास आ गया है और शायद प्रीवियस पीक 7.5% का भी क्रॉस करे आगे आने वाले सालों में। ये जो बदलाव आ रहे हैं जो आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक मिक्स पोर्टफोलियो का क्या पोटेंशियल हो सकता है अर्निंग्स ग्रोथ का? आप खुद अपनी कंपनी के जो यूनिवर्स को देखते हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी क्या है कुछ सालों? क्या आपको लगता है 18 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ एकदम एक मुनासिब एक्सपेक्टेशन होगा अपने पोर्टफोलियो की अर्निंग्स का? आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप 91 92 से लेकर मार्च 22 अगर आप प्लॉट करें टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी, तो आप देखेंगे कि हम बॉटम आउट हो जाते हैं तकरीबन 1.5-2% ऑफ जीडीपी पे। और फिर हमने जो प्रीवियस पीक बनाया था 2008 में जो 7.5% था, वहां से हम निरंतर ये रेशियो नीचे आके 18, 19, 20 में ये वापस तकरीबन 1.5-2% के आसपास बॉटम आउट हुआ और अब आपने बताया 4.5% है। मुझे लग रहा है इस बार जो पीक होगा वो 7.5% से ऊपर एक पीक आएगा। और अगर आप बैकवर्ड कैलकुलेट करें तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि बारिंग दिस ईयर, क्योंकि इस साल थोड़ा सा फर्स्ट क्वार्टर में और शायद इस क्वार्टर में भी रॉ मटेरियल और इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन में दबाव आया है, लेकिन मुझे लग रहा है ये टेम्पररी है। सेकेंड हाफ में ये बाउंस बैक मार्जिन वापस हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर उससे भी बेहतर हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि 18-20% जेनेरिक अर्निंग्स ग्रोथ इज वेरी मच पॉसिबल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, क्योंकि बैलेंस शीट्स डीलेवरेज्ड हैं, हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं, तो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स काफी लीन हैं। हाँ, रॉ मटेरियल का एक इम्पैक्ट है, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी रॉ मटेरियल प्राइसेस, काफी मेटल प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं। तो और हमने फॉर एग्जांपल हमारा जो पोर्टफोलियो है, जब उसके मैं नंबर देखता हूं तो मैं देख रहा हूं कि अगले 2 साल हमारी अंडरलाइन कंपनीज जो हमने खरीदी है वहां पे हमें एक एवरेज तकरीबन एटलीस्ट 25 से 30% प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंडिंग लग रहा है नेक्स्ट 2 साल में। और it will be not out of turn to say कि निफ्टी earnings can compound somewhere in the region of 15 to 20% at least। क्या बात! और शायद इसीलिए एक केयरफुली क्राफ्टेड पोर्टफोलियो, एक सोच बूझ करके जो आपने अपना फ्रेमवर्क बैठाया इमर्जिंग लीडर्स वाला, उस तरह की फ्रेमवर्क से तो काफ़ी बड़ा अल्फा भी पॉसिबल है। मैं आपको हम लोग वाइंड अप करेंगे डिस्कशन, उससे पहले कुछ पूछूंगा कि कुछ ऐसे राइजिंग सेक्टर्स आपको नज़र आते हैं जिसके ऊपर आपने काफ़ी डीप काम किया हुआ है, जहां हिस्टोरिक प्रॉफिट पूल खराब रहे हों, या तो इमीडिएट हिस्ट्री में 7, 8, 10 साल पहले, या हमेशा ही, लेकिन आगे आने वाले 5 से 7 साल में प्रॉफिट पूल्स दूसरे कारणों की वजह से बहुत बड़े बन सकते हैं? कुछ ऐसे स्पेसेस के बारे में आप बात करें जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड स्पेसेस हैं, उसमें से बहुत ही क्लियर है कि कैपिटल गुड्स और ऑटोमोटिव, यहाँ पे जो प्रॉफिट पूल हैं वो काफी स्टैग्नेंट थे और अब यहाँ से मुझे लगता है कि 2x 3x इजीली हो जाएंगे प्रॉफिट पूल, बिकॉज ये कंपनियां एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो नहीं हुई हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम नए सेक्टर्स की बात करें तो एक दो और सेक्टर, काफी सारे सेक्टर हैं, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो हैं, एक है डिफेंस,
जहां मुझे लग रहा है कि अब काफी सीरियसनेस है गवर्नमेंट में कि काफी सारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की ओर ध्यान दिया जा रहा है और इवन एक्सपोर्ट्स की ओर ध्यान दिया जा रहा है। अब इंडिया इज नॉट ओनली वर्किंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स and aircrafts and helicopters and warships and ammunition, but also willing to export to other countries. क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें जियोपॉलिटिकली, दो कंट्रीज बहुत ही बड़ी एक्सपोर्टर थी, एक रशिया और एक यूएस। और अब रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया खुद अपनी आर्म इंडस्ट्री रीबिल्ड करना चाहेगी और काफी सारे छोटे छोटे देश हैं जो चाइना से नहीं खरीदना चाहते, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि वो चाइना को एक जियोपॉलिटिकली एक थ्रेट मानते हैं। तो इंडिया बिकम्स अ वेरी क्रेडिबल सोर्स फॉर देम। और हमने देखा है ऑलरेडी, हमने छोटी कंट्रीज जैसे फिलीपींस हैं, वियतनाम है, वहां पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्लस एक्सपोर्ट का। दूसरा, ग्रीन एनर्जी विल बिकम अ वेरी बिग ट्रेंड। ऑब्वियसली जो बड़े ग्रुप्स हैं उन्होंने बहुत बड़ा केपेक्स अनाउंस किया है, लेकिन काफी छोटी छोटी डाउन द लाइन वैल्यू चेन में कंपनियां होंगी जो ग्रो होंगी। स्पेशलिटी केमिकल्स ऑल्सो इज अनदर एरिया जो हमने देखा पिछले 4-5 सालों से, लेकिन ये इंडस्ट्री काफी बड़ी हो सकती है यहां से भी। And then some of the traditional sectors are also coming back, like textiles, for example. तो मुझे लग रहा है कि एक combination of old warhorse sectors, auto components, capital goods, specialty chemicals, textiles, but a lot of new areas like defense, renewable energy, specialty chemicals, specialized IT सर्विसेज, ये सब में भी अपॉर्चुनिटी होगी। तो हम ऐसा एक पोर्टफोलियो बनाएंगे विच विल स्ट्रैडल बोथ द ओल्ड एंड द न्यू। ऑल राइट हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश के कंट्रीब्यूटर और बहुत ही आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले सालों में भी हमें आपसे यही अपेक्षा रहेगी। आज हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग। Thank you.